नमस्कार। हिंदी साहित्य विषयक कार्यक्रमों में आपका स्वागत, अभिनंदन है। आज हम एक विशेष प्रकार के अनुशासन पर, वर्णन पर चर्चा करने जा रहे हैं। वह है लोक कहावतों में मौसम और कृषि, इसकी अभिव्यक्ति। हम जानते हैं कि साहित्य लोक का प्रतिबिंबन करता है। साहित्यकार लोक में, समाज में जो कुछ देखता और अनुभव करता है उसे संशोधित, संवर्धित, परिवर्धित करके अपने साहित्य के माध्यम से व्यक्त करता है। वह यथावत प्रतिबिंबन नहीं करता। एक साहित्यकार की, एक कवि या लेखक की भूमिका का निर्वाह करते हुए समाज में वह उन सब पक्षों को भी उद्घाटित करते हुए जो चिंतनीय हैं, जो विचारणीय हैं, उनके निदान के मार्ग भी प्रशस्त करता है, उनसे सावधान रहने की चेतावनी भी व्यक्त करता है। लोक इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हर विराट और बड़े कवि के साहित्य में लोक की अभिव्यक्ति स्वाभाविक रूप से होती ही है। लोक नायक हो सकता है, लोक के निवासी वह भी हो सकते हैं, लोक की संस्कृति हो सकती है, लोक के रीति रिवाज हो सकते हैं, पर्व उत्सव हो सकते हैं, वेशभूषा और आभूषण हो सकते हैं, आस्थाएं और विश्वास हो सकते हैं, अंधविश्वास भी हो सकते हैं। वह सब जो कुछ समाज में सामाजिक से जुड़ा हुआ है, सामाजिक मान्यताओं से जुड़ा हुआ है, वह सब कुछ कविता या गद्य विधाओं के माध्यम से साहित्य में अभिव्यक्ति पाता है। इसलिए साहित्यकार को समाज का अध्येता भी माना जाता है। वह एक चिंतक के रूप में, एक दार्शनिक के रूप में, एक भविष्यवक्ता के रूप में तमाम तरह की स्थापनाएं करता है, मान्यताओं को प्रतिपादित करता है, पूर्व उल्लिखित उपलब्ध साहित्य के आधार पर कुछ मौलिक और नवीन परिकल्पनाएं भी करता है। साहित्यकार इतिहास का पुनराख्याता भी होता है। वह पुराख्यानों की नई समसामयिक संदर्भों में व्याख्या भी करता है। इसलिए लोक जीवन साहित्य का प्राण है। कविता हो या गद्य की विधाएं हों, उन सब में तमाम तरह की कलाओं को लेकर, तमाम तरह की परंपराओं को लेकर रचनाकार सचेत रहता है, जागरूक रहता है। और कहावतों की जहां तक बात होती है, जिनके विषय में यह कहा जाता है कि वह, जिनको लोकोक्ति भी कहा जाता है, लोक से पैदा होने वाली उक्तियां, लोक में बहुत सुदीर्घ जीवन अनुभवों से जो उक्तियां जन्म लेती हैं उन्हें लोकोक्ति भी कहते हैं। अनुभवी, वयोवृद्ध या आयु में तुलना में अधिक जीवन देखने वाले व्यक्तियों द्वारा कहे गए वो कथन जो सारगर्भित होते हैं, जो सार्थक होते हैं, जो सचेत करते हैं, सावधान करते हैं, क्या करें क्या न करें की शिक्षा देते हैं, ऐसे अनेक कथन कहावतों के माध्यम से हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं।
हर बड़े या महाकवि ने, हर बड़े रचनाकार ने कुछ सूक्तियों के रूप में इस प्रकार के जीवन अनुभवों को साहित्य में पिरोया है। इसलिए ये साहित्यिक कथन समाज और संस्कृति के, राष्ट्र के अमूल्य रत्न हैं। ये एक धरोहर है जो पूरी परंपरा को हमारे सामने व्यक्त करते हैं। इसलिए लोक में कहावतों का महत्व अत्यधिक है। इसी तरह मुहावरों में और कहावतों में जो बातें कही गई हैं, कही जाती हैं, वो समय सापेक्ष, संदर्भ सापेक्ष, अपनी सार्थकता के साथ उपस्थित भी होती हैं। स्मृति में, मनोमस्तिष्क में इस प्रकार की कहावतें अपना स्थायी आवास बना लेती हैं और अवसर आने पर फिर उनका प्रयोग प्रयोक्ता द्वारा मौखिक या लिखित रूप में किया भी जाता है। हम जानते हैं कि मौसम को लेकर भी न केवल विज्ञान, न केवल वैज्ञानिक, अपितु हमारे समाज दृष्टा, हमारे जीवन अनुभवों के माध्यम से अपने कथनों में मौसम के अध्ययन को व्यक्त करने का प्रयत्न करने वाले मौसम के अध्येता, वह भी पूर्व अनुमान के आधार पर और उसके लिए कुछ मानक निर्धारित किए हुए हैं, उनके आधार पर वो अपने कथन को व्यक्त करते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है। 80% यहाँ की जनता, यहाँ के नागरिक, वो कृषि उत्पाद पर आधारित हैं। पूरे विश्व को भारत अपने कृषि उत्पादों से उपकृत करता है। बहुत से उत्पादों का निर्यात किया जाता है। कुछ तो ऐसे उत्पाद हैं जो केवल भारत भूमि पर, यहाँ की धरती पर ही पैदा होते हैं। भारत का किसान कितना श्रम साध्य उत्पाद प्रस्तुत करता है, यह हम आदिकाल से देख भी रहे हैं। यह धरती कितना देती है, इसका उत्तर हमें कृषि समुदाय से ही प्राप्त होता है। इसलिए हिंदी साहित्य में कविता या काव्येतर अनुशासनों में बहुत सी ऐसी कहावतों का प्रयोग किया गया है जिनसे हमें न केवल शिक्षा मिलती है, न केवल ज्ञान मिलता है, अपितु जीवन पर अग्रसर होने के मार्ग को प्रशस्त करने का भाव भी मिलता है। ऐसी बहुत सी कहावतें कविताओं में हमें प्राप्त होती हैं जिनमें मौसम का पूर्व अनुमान भी है, जिसमें कृषि संबंधी निर्देश भी हैं, किसान को सचेत किया, यह बताया कि किस ऋतु में, किस मौसम में कौन सी खेती होनी चाहिए, कौन सी फसल बोनी चाहिए, किस फसल को काटने का समय क्या होता है। यही नहीं, यहां तक भी बताया कि कौन सी हवा चलेगी, पूर्व दिशा से हवा चलेगी तो उसका क्या परिणाम होगा, पश्चिम से हवा चलेगी तो उसका क्या परिणाम होगा। पशु पक्षियों के चहकने, कूकने की स्वर लहरियों का भी एक प्रतीकार्थ है, एक संकेतार्थ है, जिसका उल्लेख इस प्रकार की काव्य पंक्तियों में कवियों द्वारा किया गया है। वास्तव में यह कोरी कल्पनाएं नहीं है, यह अनुभव आधारित प्रामाणिक निष्कर्ष भी है, जिसका सहारा हमारा कृषि समुदाय भी लेता है।
हमारा जो मौसम विज्ञान विभाग है, जिसको हम मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट भी कहते हैं, वहाँ भी इस तरह की कहावतों, इस तरह के अनुभव आधारित कथनों की प्रामाणिकता पर विचार किया जाता है। इसलिए लोक कहावतों में मौसम और कृषि पर जब हम विचार करते हैं तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि यह भी एक अनुशासन है, एक विधा है, एक क्षेत्र है जिसकी अनदेखी हम नहीं कर सकते। भारत देश प्राचीन काल से कृषि प्रधान देश रहा है। यहाँ के अधिकतर लोग, अधिकतर निवासी, यहाँ की जनता शहरों की बजाय गांवों में निवास करती रही है और खेती, पशुपालन इनके आय के मुख्य स्रोत भी रहे हैं। ये तो विगत कुछ वर्षों में आधुनिकीकरण और उत्तर आधुनिकीकरण के कारण ग्रामीण संस्कृति का भी शहरीकरण प्रारंभ हुआ है। गांव के निवासी रोजगार के लिए, रोजी रोटी के लिए, व्यवसाय के लिए गांव से निकलकर शहर की तरफ जाने लगे हैं। लेकिन शहरी सुख सुविधाएं भी अब ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवेश करने लगी हैं। किंतु फिर भी माना जाता है कि गांव में रहने वाले अधिकांश लोग या तो अशिक्षित हैं, या अर्धसाक्षर हैं, या निर्धन हैं, या साधनहीन हैं, और वो परंपराओं के प्रति, हमारी सांस्कृतिक प्राचीन मान्यताओं के प्रति एक गहन आस्था रखते हैं, जिनका वो पूरी तरह पालन भी करते हैं। कहीं कहीं उन आस्था और विश्वासों में अंधविश्वास भी शामिल होता है। उसका मूल कारण उनकी अशिक्षा, उनकी अज्ञानता यह भी है, और उनका सीमित दायरा भी है। विज्ञान और तर्क से उनकी दूरी भी है। किंतु गांव में रहने वाले अधिकांश लोग यदि अशिक्षित या निरक्षर होते हैं या अर्धसाक्षर होते हैं, तो भी वो अपनी परंपराओं का सम्मान करते हैं, अपनी सांस्कृतिक विरासत के प्रति श्रद्धावनत रहते हैं। लोक प्रचलित अनेक कहावतों, अनेक सूक्तियों के माध्यम से घर में, खेत खलियानों में कार्य करते हुए भी वो उन अनुभव जन्य कहावतों और सूक्तियों का अनुपालन करते हैं, उन पर विश्वास करते हैं। वास्तव में ये कहावतें, ये सूक्तियां भारत जैसे कृषि प्रधान देश में लोगों का, वहां के निवासियों का, ग्रामीण कृषि समुदाय का मार्गदर्शन भी करती हैं। हमारे देश में जहां के लोग अपनी संस्कृति से आज भी पूर्णतः जुड़े हुए हैं, समर्पित हैं, उसका मान सम्मान करते हैं, उसके प्रति स्तुत्य भाव रखते हैं, वहां इन कहावतों और इन सूक्तियों को ज्ञान का अथाह सागर, अथाह समुद्र आज भी माना जाता है। शायद ही संसार का कोई ऐसा देश या जाति हो जहां पर भारत की इन लोक प्रचलित कहावतों का प्रयोग न होता हो। भारतवासी जो प्रवासी बन गए, जो दुनिया के अन्य अनेक देशों में चले गए, वो भी अपनी संस्कृति को जीवित रखते हुए, उसके प्रति श्रद्धावनत रहते हुए, इन बुजुर्गों द्वारा जीवन के सुदीर्घ अनुभव को आधृत मानकर जीवन यापन करने वाले मार्गदर्शकों द्वारा जिन कहावतों का सृजन हुआ, जिन कहावतों का गठन हुआ या वो लोक में प्रचलित हुई, उनका प्रयोग वो विधिवत करते हैं, अवसरानुकूल करते हैं, शिक्षा दीक्षा के लिए, ज्ञानवर्धन के लिए, अपने बच्चों के लिए विद्यालयी, महाविद्यालयी शिक्षा में उनका समय समय पर प्रयोग किया जाता है।
देखा जाए तो समाज का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या समुदाय का हो, वह अपनी बात की प्रामाणिकता के लिए, उसे रोचक और प्रभावी बनाने के लिए इन कहावतों या सूक्तियों का सहारा लेता है। वास्तव में यह अभिव्यक्ति को सशक्त बनाने के सूत्र भी हैं। इन कहावतों, सूक्तियों के प्रयोग से वक्ता या लेखक की अभिव्यक्ति न केवल प्रामाणिक हो जाती है, अपितु प्रभावी और सशक्त भी हो जाती है। उसमें संप्रेषणीयता का जो धर्म है, जो गुण है, वो तुलना में अधिक बेहतर दिखाई देने लगता है। कहावतों का प्रयोग नगर या शहर की बजाय गांवों में अधिक होता है, किंतु नगरों में, शहरों में भी जो ग्रामीण लोग आ गए हैं, स्थायी रूप से रहने लगे हैं, या जिनकी पृष्ठभूमि ग्रामीण है, वो इन कहावतों का प्रयोग घर में, कार्यालय में, व्यवसाय में, समाज में, परिकर में, मित्रों में बखूबी करते हैं, सविश्वास करते हैं। गांव के लोग अपनी समस्याओं के निदान के लिए भी इन सूक्तियों और कहावतों का प्रयोग अधिकार के साथ, विश्वास के साथ करते हैं और अपनी बात को रोचक बनाकर, प्रेरक बनाकर, सार्थक बनाकर वो प्रस्तुत करने का कार्य करते हैं। इसलिए लोक जीवन में कहावतों की, सूक्तियों की और इसी प्रकार मुहावरे आदि की उपादेयता निर्विवाद है, असंदिग्ध है। अच्छी बात, उल्लेखनीय बात यह भी है कि ये कहावतें किसी भाषा विशेष की नहीं है, ये किसी समुदाय विशेष या जाति विशेष की नहीं है। इनका प्रयोग भारत में रहने वाले हर धर्म, हर जाति, हर समुदाय के लोग एक अधिकार से, समान अधिकार से करते हैं। क्योंकि भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में या महानगरीय क्षेत्रों में सभी समुदायों के लोग एक साथ मिलजुल कर जब रहते हैं, तो एक दूसरे के घर परिवार में, उनके पर्व उत्सव में, उनके सांस्कृतिक अनुष्ठानों में शामिल होने का अवसर या सौभाग्य भी प्राप्त होता है। कहावत शब्द का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो कहा जाता है कि वह कही गई बात, सुदीर्घ जीवन अनुभव से निश्रित वह बात जो मार्ग प्रशस्त करती है, वह कहावत है। समाज में वह कथन जिसका हम रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग करते हैं, सामान्यतः कहावतों से अभिप्राय लोक प्रचलित कथन भी है। ऐसे वाक्य भी हैं जिसमें किसी तथ्य, किसी अनुभूत ज्ञान का प्रतिपादन किया जाता है, जिसकी लोकप्रियता प्राचीन काल से ही गांवों में पग पग पर दिखाई देती है। कहावतों के लिए एक अन्य शब्द लोकोक्ति का प्रयोग भी प्रचुर मात्रा में मिलता है। लोकोक्ति के अलावा संस्कृत में कहावतों के लिए प्रवाद शब्द का, आभाणक शब्द का प्रयोग लोक प्रवाद, लौकिक गाथा, ऐसे अनेक शब्दों का प्रयोग मिलता है। लैटिन भाषा में इसे प्रोवर्बियो, ग्रीक में इसे पैरोमिया, तुर्की में इसे एटलोर सोजी और रूसी में इसे पोसोलोविस्टा आदि शब्दों से अभिहित किया जाता है। इसी प्रकार हिब्रू में माशाल, फारसी में आमसाल, अंग्रेजी में प्रोवर्ब, ऐसे बहुत से शब्द कहावतों के लिए, लोकोक्तियों के लिए प्रयोग में आते हैं। हिंदी में लोकोक्ति, कहनावत, कहावत, उपाख्यान, उर्दू में जरबुल, मिसल, लहंदा में आखान, राजस्थानी में ओखाणों, कहवट, कुहावट और गढ़वाली में परवाना, गुजराती में कनेवत, उखाणु, बांग्ला में प्रवाद, लोकोक्ति, प्रवचन, तेलुगु में समीटा, मलयालम में पजम चोली, ऐसे बहुत से शब्दों का प्रयोग भारतीय भाषाओं में इनके लिए किया गया है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि लोकोक्तियाँ, कहावतें, सूक्तियाँ, मुहावरे ये केवल हिंदी में ही नहीं, भारत की अनेक भाषाओं में हमें उपलब्ध होते हैं और बहुत से मुहावरे, लोकोक्तियों में तो समान भाव उपलब्ध होता है। यदि हम तुलना करें, उनके भावार्थ का अगर
बोध करें तो हमें लगता है कि एक सी अनुभूति, एक सा अनुभव अनेक भाषाओं में मौजूद है। कहावतों का संबंध लोक जीवन से होता है। लोक जीवन के विभिन्न पहलुओं को लेकर प्राचीन काल से लोक कवियों ने कहावतों को लोक व्यवहार का सहज अंग बना डाला है। कवि भी इस प्रकार की कहावतों से प्रेरित होते हैं और उनको अपनी कविता में प्रयोग में लाते हैं। हमारा देश क्योंकि कृषि प्रधान देश रहा और यहाँ की अर्थव्यवस्था में वर्षा का, मौसम का योगदान निश्चित रूप से महत्वपूर्ण रहा है। पूरा कृषि समुदाय वर्षा पर निर्भर है, उसकी वर्षा की प्रतीक्षा करता है। इसलिए जो खेती है, जो उपज है, वो वर्षा के मौसम में, जिसे हम चौमासा कहते हैं, 4 महीने जो बारिश के होते हैं, वो अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में उसी आधार पर जहाँ पानी की उपलब्धता होती है तो ऐसी फसल बोई जाती है जिसके लिए पानी अधिक चाहिए। जहाँ पानी कम होता है, वर्षा कम होती है, वहाँ उसी प्रकार की खेती को वरीयता दी जाती है। मौसम के योगदान को, वर्षा की भूमिका को हम निश्चित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं। प्राचीन काल से यह मान्यता रही है, इसलिए हम इंद्र देव की भी उपासना करते हैं, हम वरुण देव की भी उपासना करते हैं, हम यहाँ की नदियों, यहाँ की जल राशि को भी स्तुत्य और वंदनीय मानते हैं। इस दृष्टि से हम देख सकते हैं कि वर्षा का जो आगमन है उसके पीछे एक पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया है। वाष्पीकरण से जो जल संचित किया जाता है बादलों द्वारा, फिर उसको वर्षा में बदलकर वो अलग अलग स्थलों पर जो ताप है उसके दबाव से वह उसको बारिश के रूप में बदलते हुए दिखाई देते हैं। लोक कवियों ने मौसम और कृषि से संबंधित अनेक विषयों, जैसे खेती, जैसे वर्षा, जैसे अकाल, जैसे सूखा, जुताई, बुवाई, सिंचाई, खाद आदि की उपलब्धि, निराई गुड़ाई का समय, फसल, रोग, जो फसलों में लगने वाले रोग हैं उनके विषय में, कटाई, मड़ाई, पैदावार या वृक्ष आदि या पेड़ पौधे या उनके फल फूल, इन सब के विषय में बहुत सी कहावतों का निर्माण किया है। इनमें अधिकांश कहावतें मध्यकाल के कवियों में तो विशेष रूप से हमें उपलब्ध होती हैं। घाघ और भंडरी जैसे 2 कवि तो इस दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यूं तुलसी ने, सूर ने, कबीर ने, बहुत से, चाहे संत कवि हों, चाहे राम भक्त कवि हों, चाहे कृष्ण भक्त कवि हों या सूफी कवि हों, इन सब ने 12 मासा का वर्णन, षड ऋतु का वर्णन या पशु पक्षियों का या भंवरों का, कोयल आदि का वर्णन, इन सब से भी हम देख सकते हैं कि बहुत सी कहावतें जुड़ी हुई है। तुलसीदास ने या नीति काव्य, विशेष रूप से हम देखें जो हिंदी का नीति काव्य है, नीति कवियों ने अनेक कहावतों का रचनात्मक प्रयोग किया। तेते पांव पसारिए जेती लांबी सौर, तुलसी कहते हैं का बरखा जब कृषि सुखाने। तो बारिश का और कृषि का जो संबंध है, दोनों का जो अन्योन्याश्रित संबंध है, रिश्ता है, उस पर भी हमारे कवियों ने विस्तार से विचार किया है। ऐसे ही चाहे वो वृंद कवि हों, गिरधर कवि हों या तमाम दूसरे रीति कवि हों, रीति मुक्त कवि हों, उन सब ने हमारे रीति मुक्त काव्य में घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर, द्विजदेव जैसे कवि, उन सब ने भी कहावतों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया है। इस दृष्टि से हम देख सकते हैं कि अनेक भारतीय भाषाओं में, बोलियों में लोक कवियों की सूक्तियों और कहावतों को हम देख सकते हैं, जो कविता के सौंदर्य को, कविता की सार्थकता को, कविता की संप्रेषणीयता को बढ़ाने में रचनात्मक भूमिका निभाते हैं। इसलिए आज भी वो कहावतें, भले ही वो कविता का हिस्सा रही हों, लेकिन कहावत के रूप में स्वतंत्र रूप से समय समय पर मौखिक और लिखित रूप में उनका प्रयोग किया जाता है। मित्रों,
इस दृष्टि से हम देख सकते हैं कि कहावतों, सूक्तियों का महत्व हमारे जीवन में, हमारे समाज में, हमारे देश में और इस पूरे विश्व में प्रचुर मात्रा में दिखाई देता है। ये दुनिया की हर भाषा में इस प्रकार की कहावतें होती हैं, लेकिन भारत में ऐसी कहावतों को हम यत्र तत्र सभी भाषाओं में, सभी संस्कृतियों में, सभी राज्यों में देखते हैं और उनमें एक आंतरिक अन्विति और समानता का बोध भी कर सकते हैं। विषय को यहाँ विराम देते हुए आपसे अनुमति चाहते हैं, पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।